नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हमने इस करंट अफेयर्स की आई दृष्टि घटना चक्र की शुरुआत करी थी, जिसमें हमने भारत में विधानसभा चुनाव के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज उसका अगला टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। इसमें क्या है कि जब सरकार अपनी किसी संपत्ति का मुद्रीकरण करती है तो इसका तात्पर्य है कि वो एक निश्चित अवधि के लिए एक प्राइवेट संस्थान को अपनी उस संपत्ति के राजस्व अधिकार को स्थानांतरित कर रही है। इस तरह लेन देन में सरकार को उस निजी संस्था से एक अग्रिम भुगतान, संपत्ति द्वारा सृजित राजस्व में नियमित हिस्सा, परिसंपत्ति में स्थिर निवेश का वादा और मोनेटाइज्ड एसेट के टाइटल राइट्स मिलते हैं। अब इसमें याद क्या करना है? इसमें ये याद करना है कि 9 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी एनएलएमसी, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी प्रदान करी। उसके बाद क्या याद करना है इसमें? यह केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होगी, यानी केंद्र सरकार का अपना स्वामित्व होगा। एनएलएमसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व वाली अतिरिक्त भूमि यानी सरप्लस लैंड और भवनों का मुद्रीकरण करेगी। गैर प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से उपयोग में अनयूज्ड या आंशिक उपयोग वाली परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके सरकार का राजस्व प्राप्त करेगी। उसके बाद क्या है इसमें? इसमें इतना ही याद करना है। इसके बाद हम बात करते हैं सघन मिशन इंद्रधनुष की। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। इसमें क्या है कि 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तीव्रता से संपूर्ण टीकाकरण का कवरेज प्रदान करने एवं प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूती बनाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI का शुभारंभ किया था। टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक इंटेंसिफाइड बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए IMI 2.0 को दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य, सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य 15-15 दिनों के 2 दौर में संचालित किया गया था। मिशन के तहत देश के सभी जिलों में 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इतने में याद करने वाला पॉइंट ये है कि इसमें 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब इसमें जो याद रखने वाला पॉइंट है, इसमें याद रखने वाला पॉइंट ये है कि 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया। इस मिशन को 3 दौर में संचालित किया जाएगा। कितने दौर में? 3। इसको 33 राज्यों और 416 केंद्र प्रदेशों के 416 जिलों का अमृत महोत्सव हेतु चिन्हित 75 जिलों में संचालन किया जाएगा। मिशन के प्रथम दौर में 11 एवं द्वितीय व तृतीय दौर में 22 राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। मिशन का जो फोकस होगा वो होगा सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में स्थायी लाभ प्राप्त करने में योगदान, कोविड-19 महामारी के चलते नियमित टीकाकरण की धीमी पड़ी गति में तेजी लाना। अब बात कर लेते हैं गोबर धन संयंत्र इंदौर की। तो गोबर का पूर्ण रूप गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज है। इस योजना की घोषणा बजट 18 से 19 में की गई थी। इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर उससे ऊर्जा उत्पन्न करना है। इसमें जो याद रखने वाला पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो याद रखने वाला पॉइंट ये है वो ये है कि इसमें जो है यह P मॉडल पे काम करने वाला पहला संयंत्र होगा और इस परियोजना को लागू करने के लिए एक विशेष प्रायोजन वाहन यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को स्थापित किया गया है और ये P मॉडल पे काम करने वाला पहला संयंत्र होगा। अब हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्या है, इसको देखते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी का जन्म 1707 AD में श्री पेरुमबुदूर तमिलनाडु में हुआ था। वे श्री वैष्णव परंपरा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक है। रामानुजाचार्य वेदांत के प्रमुख दार्शनिकों में शामिल हैं। रामानुजाचार्य ने सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद की अवधारणा का खंडन किया और विशिष्टाद्वैतवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। यानी विशिष्टाद्वैत की अवधारणा किसने दी थी? श्री रामानुजाचार्य ने। और इन्होंने अनेक साहित्य ग्रंथों की रचना की थी जो कि हैं वेदांत सार,
वेदार्थ संग्रह, गीता भाष्य, श्री वैकुंठ गद्य, वेदांत दीप आदि। श्री भाष्य रामानुजाचार्य द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि श्री रामानुजाचार्य द्वारा लिखित निम्न में से कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो श्री भाष्य, वेदांत सार, वेदांत संग्रह, गीता भाष्य। तो इसमें आपको श्री भाष्य लगाना है, टिक करना है। अब हम बात कर लेते हैं स्मरणीय तथ्य की। तो इसमें पहला तथ्य ये याद करना है कि 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्नाजीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है और यह समारोह श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को हिंदी में समता मूर्ति का नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है जिसे भद्रवेदी नाम दिया गया है। तो ये याद रखना है। अब इसी के साथ आपको स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी पढ़ना है। वर्तमान में राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है। यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। उसके बाद बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ पीस की। तो 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोहों के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है। यह प्रतिमा अष्ट धातुओं से निर्मित है जिसमें तांबा मुख्य घटक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। विजय वल्लभ महाराज ने जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ भाव से भगवान महावीर के संदेश के प्रसार का कार्य किया था। तो इसमें केवल इतना याद करना है। अब हम बात कर लेते हैं पर्वतमाला परियोजना की। तो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए संपर्क सुविधा में सुधार करने, भीड़ भाड़ वाले शहरों में यातायात को सरल बनाने के उद्देश्य से देश में पहली बार पर्वतमाला परियोजना की शुरुआत की गई। तो इसमें जो याद रखना है वो याद रखना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की थी। तो इसमें ये याद रखना है कि पर्वतमाला परियोजना की घोषणा कब हुई थी और किसने की थी। फिर क्या है, यह परियोजना लोक निजी भागीदारी के आधार पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम यानी नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शुरू की जाएगी। बजट घोषणा वर्ष 22-23 के अकॉर्डिंग 60 किलोमीटर की दूरी के लिए 8 रोपवे परियोजना हेतु संविदा जारी की जाएगी और यह परियोजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू एवं कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की जा रही है। तो इसमें केवल इतना सा पॉइंट हमें याद रखना है। फिर अगला टॉपिक है कानपुर मेट्रो शुभारंभ। तो इसमें क्या याद रखना है कि विश्व की पहली मेट्रोपॉलिटन मेट्रो रेलवे सेवा की शुरुआत 1863 ईस्वी में लंदन में हुई थी। भारत में प्रथम मेट्रो रेल नेटवर्क का प्रारंभ वर्ष 1984 में कोलकाता में हुआ था। हाल ही में मेट्रो रेल का परिचालन प्रारंभ करने वाला कानपुर भारत का नवीनतम शहर बन गया है। कानपुर मेट्रो की घोषणा तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016 में की गई थी, जिसका निर्माण कार्य नवंबर 2019 से प्रारंभ हुआ था। अब इसमें पहला पॉइंट ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया। फिर यह खंड 9 किलोमीटर लंबा है जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 32.4 किलोमीटर है जिसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता अंडरग्राउंड होगा। तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर अगला है, इसमें पहला गलियारा जो होगा वो आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक होगा। दूसरा गलियारा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक। उसके बाद परियोजना के पूर्ण होने की समय सीमा 2024 है। फिर प्राथमिक खंड आईआईटी कानपुर से मोती झील के सभी 9 मेट्रो स्टेशनों को ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की प्लेटिनम रेटिंग से प्रमाणित किया गया है, ये याद रखना है। उसके बाद यह डबल टी गर्डर का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क है। तो आपसे पूछ देगा कि डबल टी गर्डर का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सा है, तो आपको बताना है कि कानपुर मेट्रो। ठीक है, फिर बात करते हैं हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 की यानी फेज 2 की। तो सौर एवं पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली को ग्रिड में पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ सिंक्रोनाइज करना ही ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य है। तो इसमें याद रखना केवल ये है कि 6 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में
इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम हेतु हरित ऊर्जा गलियारा फेज 2 योजना को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन तथा सब स्टेशनों की लगभग 27,500 मेगावाट एम्पियर ट्रांसफार्मर क्षमता को अतिरिक्त रूप से जोड़े जाने को मंजूरी दी। उसके बाद आपको बताना है कि 7 राज्यों में से ये शामिल है। पहला गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। फिर हरित ऊर्जा गलियारा फेज 2 2021-22 से लेकर 25-26 की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा। फिर इस योजना से वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो इसमें केवल इतना ही याद रखना है, ये पॉइंट याद करने योग्य है। फिर बात करते हैं नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग यानी 2021। तो जो आरिया है, इसको आरिया कहते हैं, ARIIA, इसको आरिया कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक प्रदान करना है। इस पहल का कार्यान्वयन AICTE द्वारा तथा शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। इसमें जो याद रखना है, केवल ये याद रखना है कि 29 दिसंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आरिया 2021 के परिणामों की घोषणा की गई। यह आरिया का तृतीय संस्करण है यानी 3rd एडिशन है। फिर आरिया के फर्स्ट एडिशन को अप्रैल 2019 में तथा सेकंड एडिशन को अगस्त 2020 में जारी किया गया था। आरिया के सभी संस्करण में गैर तकनीकी यानी नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक विशेष फ्रेमवर्क शुरू किया गया है। इस वर्ष आरिया में कुल 1438 संस्थानों की भागीदारी रही, जो सेकंड एडिशन की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। आरिया 2021 में भागीदार संस्थानों को 2 प्रमुख श्रेणियों में तकनीकी और गैर तकनीकी में विभक्त किया गया है। आरिया सेकंड ए 2021 के अनुसार IIT मद्रास को लगातार तीसरे वर्ष भारत के सबसे नवाचारी शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से आरिया 2021 के अनुसार किसको लगातार तीसरे वर्ष सबसे नवाचारी शिक्षण संस्थान का दर्जा मिला हुआ है? तो आपको लगाना है IIT मद्रास ऑप्शन में टिक। फिर क्या है, श्रेणीवार देख लो। पहला और तीसरा याद रखना है। केंद्र वित्त पोषित तकनीकी संस्थान में शीर्ष 5 भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तमिलनाडु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे महाराष्ट्र, भारत प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश। ये तो आपको याद ही करना है। फिर राज्य विश्वविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालय में तो इसमें पंजाब विश्वविद्यालय है टॉप पे और सेकंड पे दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। फिर उसके बाद फिर राजकीय महाविद्यालय संस्थान में अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे, ये महाराष्ट्र में है, ये रैंक 1 पे है। फिर विश्वविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी खोरदा ओडिशा को प्राप्त हुआ है, जबकि इसी श्रेणी में चितकारा विश्वविद्यालय पंजाब द्वितीय स्थान पर है। फिर निजी महाविद्यालय में GH राय सोनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय महाराष्ट्र प्रथम एवं RAM के अभियांत्रिकी महाविद्यालय तमिलनाडु द्वितीय स्थान पर है। इसमें ये याद रखना है। फिर अगला जो याद रखना है इसमें कुछ नहीं, अब इतना ही याद रखना है आपको रैंक। अब अगला है स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट। इसमें क्या है कि नीति आयोग एक स्वास्थ्य सूचकांक यानी हेल्थ इंडेक्स का विकास कर उसे एक ऐसे वार्षिक सुव्यवस्थित साधन के रूप में स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है, जिसके माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य संबंधी परिणाम प्राप्त करने पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। फरवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक का प्रथम संस्करण स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी किया गया और यह रिपोर्ट विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है। उसके बाद जो है समान तत्व के मध्य तुलना को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में रैंकिंग प्रदान की गई है। फिर इसी संदर्भ वर्ष रेफरेंस ईयर 2019-20 के लिए बड़े राज्यों में क्रमशः केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं और 5 राज्यों में जो बड़े हैं समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से वो है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2019-20 में समग्र प्रदर्शन के आधार पर दमन एवं दीव
तथा नागरा दादरा एवं नगर हवेली प्रथम स्थान पर है, जबकि अंडमान तथा निकोबार अंतिम स्थान 7वें पर है। तो इसमें केवल ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना। हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना, तो 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,581 करोड़ रुपए लागत की जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इसमें रेणुका जी बांध परियोजना है, लोहरी फेज 1 जल विद्युत परियोजना, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, सावड़ा कोडू जल विद्युत परियोजना, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना है। अब हम बात कर लेते हैं रेणुका जी बांध परियोजना की। तो यह परियोजना सिरमौर जिले में स्थित है। इस बांध परियोजना को गिरी नदी पर बनाया जा रहा है। गिरी यमुना की सहायक नदी है। इस परियोजना की क्षमता 40 मेगावाट है। यह परियोजना दिल्ली के अत्यधिक लाभदायक साबित होगी और उससे प्रतिवर्ष लगभग 5,000 मिलियन क्यूबिक मीटर जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। रेणुका जी बांध के भंडारित जल का उपयोग हथनी कुंड बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लुहरी फेज 1 जल विद्युत परियोजना। इसमें क्या है कि यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। रन ऑफ द रिवर किसे कहते हैं ये हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। और यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले में स्थित है। इस परियोजना को सतलुज नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी स्थापित क्षमता 210 मेगावाट है। तो ये जो रन ऑफ द रिवर का कॉन्सेप्ट है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने करंट अफेयर्स की शुरुआत करी थी इसके पहले ही वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में और उसको आई कार्ड में डाल दूंगा, तो आप आई बटन से उसको देख सकेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं धौला सिद्ध परियोजना। तो यह परियोजना हमीरपुर और कांगड़ा जिले में स्थित है। इसे ब्यास नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता 66 मेगावाट है। इससे प्रतिवर्ष 304 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित होगी। अब बात करते हैं सावड़ा कोडू जल विद्युत परियोजना की। तो यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। इसे पब्बर नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है उस पर बनाया गया है। इसकी क्षमता 111 मेगावाट है। इससे प्रतिवर्ष 386 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। और सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना शिमला और मंडी जिले में स्थित है। यह परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है और इसकी क्षमता 382 मेगावाट है। इसमें केवल इतना ही याद रखना है। अब हम बात करते हैं सुशासन सूचकांक 2020-21 की। अब हम बात करते हैं कि सुशासन सूचकांक 2020-21 आखिर है क्या। दोस्तों इससे पहले हम इसके बारे में बात करें, आपको ये बता दें कि जो आय दृष्टि घटना चक्र फॉर यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स है इसे आपको अच्छे से देखना है और इसको अच्छे से कवर अप करना है, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इसको आपको ढीला ढाली नहीं करनी है। इससे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ सकता है और आपको 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे इस पेपर में। तो आपको इससे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपने बुक खरीद ली है, मैंने आपको बता दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करना है। रिवीजन करना आपका काम है, उसे अच्छे से रिवाइज करिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। और आखिरी में इस वीडियो में आपके लिए एक टिप है जो मैं इस वीडियो को आखिरी में दूंगा। आप लगातार इस वीडियो को देखिए और अंत में मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, एक टिप दूंगा। अब हम बात करते हैं सुशासन सूचकांक 2020-21। सुशासन सूचकांक 2020-21 का विकास प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPGI डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस नई दिल्ली तथा सुशासन केंद्र हैदराबाद CGG यानी सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के तकनीकी सहयोग से किया है। 25 दिसंबर 2021 को गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का सेकेंड एडिशन है। इस सूचकांक को पहली बार वर्ष 2019 में जारी किया गया था। इसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिसमें अन्य राज्य समूह ए, अन्य राज्य समूह बी, उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। सुशासन सूचकांक 2020-21 में जम्मू एवं कश्मीर वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र को पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य श्रेणी में शामिल किया गया है। और CGI 2020-21 के तहत 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में विस्तृत 58 संकेतकों के आधार पर राज्यों और यूटीज के स्कोर एवं रैंक की गणना की गई है। संयुक्त रैंकिंग में समूह ए के राज्यों में गुजरात, समूह बी के राज्यों में मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश तथा यूटी में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। अब हम बात कर लेते हैं सुशासन सूचकांक के 10 क्षेत्र कौन से हैं। तो पहला है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य एवं उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे एवं जन सुविधा उपयोगिता, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण एवं विकास, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण, नागरिक केंद्रीय संसाधन। संयुक्त रैंकिंग में समूह बी के कुल 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। तो आपको ये याद रखना है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है। अब हम बात करते हैं महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि। तो इसमें क्या है कि विवाह की न्यूनतम आयु को लेकर कानूनी हस्तक्षेप आज़ादी से पहले का है। हर विलास शारदा ने वर्ष 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाल विवाह की रोकथाम हेतु एक विधेयक पारित किया था या प्रस्तावित किया था। तो इसमें क्या था कि इसमें लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई और 1978 में इसमें पहली बार संशोधन किया गया, जिसके अकॉर्डिंग लड़कों के लिए यह आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दी गई और बाल विवाह जैसी कुप्रथा का उन्मूलन सतत विकास लक्ष्य SDG 5 का हिस्सा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या याद रखना है, वो ये याद रखना है कि 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन को मंजूरी दी। इसका मेन एम महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में 3 वर्षों की वृद्धि 18 से 21 करना है। संसद से इस संशोधन के पारित हो जाने के बाद भारत में महिलाओं और पुरुषों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु एक समान 21 वर्ष हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बाल विवाह संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया, लेकिन विधेयक के प्रावधानों पर सहमति न बन पाने के कारण उसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। तो इसमें केवल ये याद रखना है कि इसको पारित कब किया गया था, संशोधन कब किया गया और इसमें किया गया है। इसमें आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई है, यानी लड़कों की आयु के बराबर कर दी गई है। अब हम बात करते हैं इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 की। तो इसमें जो याद रखना है केवल ये याद रखना है कि 9 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को 28 राज्यों एवं 8 यूटीज के 3 लाख से अधिक छात्रों एवं 150 से अधिक नियोक्ताओं के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2 पृथक गतिविधियों VBOX राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण यानी VBOX नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट एवं इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे का समायोजन है। तो इसमें केवल ये 3 पॉइंट याद रखने हैं और कुछ नहीं याद करना है। हाँ, और इसमें ये याद रख लेते हैं कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी में वृद्धि दर्ज की गई है। यह वर्ष 2021 के 45.97% से बढ़कर वर्ष 2022 में 46.2% के स्तर पर पहुंच गई है और 2022 में सर्वाधिक नियोजन समिति यानी हायरिंग एक्टिविटी की संभावना वाले 3 राज्य हैं। पहला है महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब हम बात कर लेते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है UPPCS के लिए और ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, तो इसको आपको कवर करना है क्योंकि केन बेतवा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर लेते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना की। तो विश्व जल दिवस कब होता है? 22 मार्च 2021 को। तो याद रखना है जल दिवस, मिसलेनियस में आपसे ये सब पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। विश्व जल दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च 2021 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। देश में पहली बड़ी फर्स्ट मेजर केंद्र संचालित नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते द्वारा नदियों को परस्पर जोड़ने के माध्यम से जल अधिक क्षेत्रों से सूखा प्रभावित एवं जल न्यून क्षेत्रों में जल पहुंचाने हेतु इंटर स्टेट कोऑपरेशन की शुरुआत की गई है। याद क्या करना है? 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की। यह परियोजना राष्ट्रीय नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है और इस परियोजना के तहत जल अधिक केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा और ये दोनों ही नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। परियोजना के तहत छतरपुर जिला मध्य प्रदेश स्थित दौघन गांव में केन नदी पर एक बांध निर्माण किया जाएगा। जल को एक नहर के माध्यम से बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इस परियोजना को 2 फेज में पूरा किया जाएगा। फेज 1 में दौधन बांध पावर हाउस केन बेतवा लिंक नहर का निर्माण, फेज 2 में लोअर उर बांध कोटा बैराज और बेना संकुल परियोजना का निर्माण। और इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी नामक विशिष्ट प्रयोजन वाहन की स्थापना की जाएगी। परियोजना से प्रतिवर्ष 10 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। लगभग 62 लाख की आबादी हो तो पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं वो उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर, और मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी एवं रायसेन है। इसके बाद केन एवं बेतवा नदी में ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। केन नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य एक इंटर स्टेट रिवर है। इसका उद्गम स्थल कटनी जिला मध्य प्रदेश स्थित
अहिर गांव है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें से 292 किलोमीटर एमपी में तथा 284 किलोमीटर यूपी में है। यह बांदा जिले स्थित चिल्ला गांव में यमुना से मिल जाती है। इस नदी पर स्थित रानेह जलप्रपात एवं केन घड़ियाल सेंचुरी दो प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र हैं। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिला मध्य प्रदेश स्थित बारखेड़ा गांव है। बेतवा नदी पर राजघाट, पारीछा और माता टीला बांध निर्मित किए गए हैं। ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत हुई है। तो पुलिस को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषय के रूप में रखा गया है। सामान्य पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होती हैं, जबकि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में ये शक्तियां कमिश्नर के पास होती हैं। तो इसमें याद क्या रखना है कि दिसंबर 2021 में अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप भोपाल एवं इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का शुभारंभ हो गया है। मकरंद देउस्कर भोपाल के तथा हरिनारायण चारी मिश्र इंदौर के प्रथम पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। और इसमें याद क्या करना है, अगला वही याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। वो है लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कानपुर। अगला टॉपिक है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना। तो इसमें कुछ नहीं याद करना है, इसमें केवल इतना पढ़ना है कि दिसंबर 2021 में एनटीपीसी लिमिटेड ने ब्लूम एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ गठबंधन की घोषणा की। यह गठबंधन एनटीपीसी सिमहाद्री आंध्र प्रदेश स्थित भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना हेतु किया गया है। इसके तहत देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए ब्लूम एनर्जी के इलेक्ट्रोलाइजर तथा हाइड्रोजन चालित ईंधन सेल टेक्नोलॉजीज का चयन किया गया है। परियोजना के तहत निकटवर्ती तैरते यानी फ्लोटिंग सोलर प्लांट द्वारा उत्पादित रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइजर के प्रयोग द्वारा हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। यह 240 किलोवाट का ठोस ऑक्साइड एवं उच्च तापमान वाला इलेक्ट्रोलाइजर होगा। इसके बाद 50 किलोवाट की ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल के माध्यम से बिना किसी दहन प्रक्रिया के इस हाइड्रोजन को कार्बन उदासीन विद्युत यानी कार्बन न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये बेसिकली पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अगला टॉपिक है पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। इसमें केवल इतना याद रखना है कि यूएनडब्ल्यूटीओ की महासभा का 24वां सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर की 2021 के मध्य मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ था। और इसमें यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा चयनित 44 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में भारत का पोचमपल्ली गांव भी शामिल है। पोचमपल्ली तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है। जो पोचमपल्ली गांव है वो तेलंगाना के नलगोंडा जिले में है। यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए इसे भारत के सिल्क यानी सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन साड़ियों में इक्कत नामक अनूठी शैली द्वारा बुना जाता है। पोचमपल्ली की इक्कत शैली को वर्ष 2004 में जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी जीआई टैग इसको मिला हुआ है। फिर पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। 18 अप्रैल 1951 को इसी गांव से आचार्य विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट का शुभारंभ किया था। फिर क्या देखना है इसमें आगे, ये देखना है कि निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार मिला है। सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण हेतु यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड 2021 के तहत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को 2 श्रेणियों में यह अवार्ड दिया गया है। पहला है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस और दूसरा है स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी नेशनल एमपीआई प्रोजेक्ट। तो भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग नोडल मंत्रालय है। एमपीआई के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नीति आयोग वैश्विक एमपीआई का प्रकाशन करने वाली एजेंसियों यथा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव तथा यूएनडीपी के साथ समन्वय हेतु करने हेतु उत्तरदायी है। इसमें क्या है कि इसमें जो याद रखना है, इसमें याद रखना है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण 3 आयामों में विभक्त 12 संकेतकों के आधार पर किया गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन का स्तर, ये 3 आयाम है। इसमें 10 संकेतक तो वही है जो वैश्विक एमपीआई मॉडल में शामिल है। साथ ही भारतीय परिस्थिति के अनुरूप 2 नए संकेतकों को भी जगह दी गई है। वो है प्रसव पूर्व देखभाल एवं बैंक खाता। फिर है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के माध्यम से न केवल राज्यों के स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी 12 संकेतकों में गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है। और नेशनल एमपीआई के अकॉर्डिंग भारत की 25% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है, ये याद रखना है। फिर क्या है, सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 राज्य हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, याद रखना है। और केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है। यूटी प्रदेशों की दृष्टि से दादरा एवं नगर हवेली में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या सर्वाधिक जबकि पुडुचेरी में सबसे कम है, ये याद रखना है।
इसके बाद है उत्तर प्रदेश की 37.79% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। यूपी का एमपीआई स्कोर 0.18 है। यूपी के ग्रामीण क्षेत्र में 44%, जबकि शहरी क्षेत्र में 18% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। इसके बाद आपको याद रखना है कि सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले हैं: श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर। ये याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। तो इसमें क्या है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को वर्ष 1994 में स्थापित बंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया। यह सूचकांक 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक दिया जाता है। तो हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 को प्रकाशित किया गया। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का यह 6वां वार्षिक संस्करण है। उसके बाद क्या है कि 2021 में 3 स्तंभों, 5 विषयों और 14 सतत विकास लक्ष्यों और 43 इंडिकेटर्स के आधार पर शासन की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। अब इसमें याद रखना है कि 3 पिलर कौन कौन से हैं। तो वो 3 पिलर हैं: इक्विटी, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी। थीम्स क्या है? वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, रूल ऑफ लॉ, रेगुलेटरी क्वालिटी, कंट्रोल ऑफ करप्शन। 14 एसडीजी लक्ष्य। ये एसडीजी लक्ष्य 1 से लेके 16 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 ये आपके एसडीजी लक्ष्य हैं इसके। फिर बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है, छोटे राज्यों में सिक्किम, फिर केंद्र शासित में पुदुचेरी, फिर 18 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का निम्नतम स्थान 18वां है और प्रदेश के सरकारी तंत्र के लिए चिंता का विषय है ये। उसके बाद हम बात करते हैं एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड के बारे में। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि एसडीजी शहरी सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021-22 के स्थानीय शहरी निकायों के स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी का एक साधन है। इसे नीति आयोग द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। इस सूचकांक की रूपरेखा में 56 ULBs एवं 77 संकेतक शामिल हैं। ये 77 संकेतक 15 एसडीजी एवं 46 एसडीजी उपलक्ष्यों को आच्छादित करते हैं। एसडीजी 14 जल के नीचे जीवन के केवल तटीय क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक होने के कारण उसे सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है। एसडीजी 17 लक्ष्यों हेतु भागीदारी को भी सूचकांक के दायरे से बाहर रखा गया है। तो इसमें याद रखना है कि यह सूचकांक और डैशबोर्ड नीति आयोग और जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी GIZ तथा BMZ यानी द फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मध्य समन्वय का परिणाम है। इस सूचकांक में शिमला को प्रथम, कोयम्बटूर को द्वितीय, जबकि चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान मिला हुआ है। फिर इसमें क्या याद रखना है कि एसडीजी शहरी सूचकांक में उत्तर प्रदेश के शहरों की स्थिति क्या है। तो इसमें केवल आपको इतना याद रखना है कि लखनऊ 36वें पे है, 38वें पे कानपुर, 41वें पे गाजियाबाद, 42वें पे प्रयागराज और उसके बाद 46वें पे वाराणसी, 49 पे आगरा, 55 पे मेरठ। तो इसमें आपको पहला और आखिरी याद करना है, शुरू के 3 और आखिरी लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा, इतना याद करना है। तो ये दोस्तों आज का था करंट अफेयर्स फॉर यूपी पीसीएस फ्रॉम आई दृष्टि घटना चक्र। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 3 में हम लगभग इस घटना चक्र को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको बस रिवाइज करना है। और आप यहाँ तक बने हुए हैं तो मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। वो टिप ये है कि मेरा अगला वीडियो इस पे आएगा, क्योंकि 14 से 15 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम को आने में। तो आपको एग्ज़ाम में कौन सी भूल नहीं करनी है, एग्ज़ाम को कैसे सॉल्व करना है, पेपर को कैसे सॉल्व करना है, अपने मेंटल पीस को कैसे बनाए रखना है, कैसे एलिमिनेशन करना है, ये सब मैं आपको एक अनदर वीडियो में बताऊँगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मुझे भी पहले पढ़ना होता है, फिर उसको हाईलाइट करना होता है, फिर उसका PDF बनाना होता है, फिर PDF देना होता है, फिर पढ़ाना होता है, वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, अपलोड करना होता है। तो जब आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आप तक और अच्छी जानकारी लेकर आ सकता हूँ और मैं अच्छे से आपको पढ़ाता हूँ और अच्छे से गाइड करता हूँ। क्योंकि मैं भी एक UPSC एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे पता है कि आप किन किन समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। इस प्रिपरेशन में आपको कौन सी गाइडेंस चाहिए, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत से सोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो आप इस चैनल को फॉलो करिए, आपको एक बेहतरीन गाइड मिलेगा, आपको PDF प्रोवाइड किया जा रहा है। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें
ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जीमेल अकाउंट, मेरा फेसबुक अकाउंट, सब कुछ इस पर लिंक है। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। तो आप तब तक पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए, रिवाइज करिए, आपको सिलेक्शन लेना है। टिल देन, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।